जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप भाई साहब? खैरियत है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अच्छा भाई साहब, आप बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं, हम्म। तो आप लिफ्ट का भी काम कर रहे हैं, हम्म। तो आवाम को ये मैसेज बहुत पहुंचाना ज़रूरी है कि लिफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम्म। जो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप मैंड ना कीजिए तो ये बता दीजिए। जी जी, चलो। क्यों नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं। आप बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, हम लोग काम करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। घर हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, इस तरह की चीज़ों का हम लोग काम करते हैं। और हम लोग बिल्कुल लिफ्ट का भी काम करते हैं, एलिवेटर्स वगैरह भी लगाते हैं हम बिल्डिंग्स में। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं। जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि आपको लिफ्ट चाहिए कैसी, यानी कि आपकी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। आया वो होटल है, वो हॉस्पिटल है, वो जस्ट एक कमर्शियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, या उसके अंदर कमर्शियल शॉप्स भी हैं, उसके अंदर एक्टिविटी किस तरह की आप चाह रहे हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि उसका यूजेज जो है वो कैसा होगा, वो किस मामलात के लिए इस्तेमाल होगी। आया वो एक दिन के अंदर कितने चक्कर लगाएगी, कितनी दफ़ा इस्तेमाल होगी, ये चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी हैं। और उसके अलावा आपके लिए इसके अंदर ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपकी उसकी जब यूजेज इस तरह है तो फिर यूजेज कैपेसिटी और आवाम कैसी है जो उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस और ये चीज़ें भी फिर उस पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि ये एक स्टडी सी चाहिए आपको, या आपको एक एलिगेंट एलिवेटर चाहिए, या किस तरह की चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें काफ़ी इसके अंदर मैटर करती हैं। जैसे कि आप कह लें कि होटल्स के अंदर आपको एस्थेटिक्स ज़्यादा चाहिए आपके, क्योंकि गेस्ट आने हैं, आपकी बिल्डिंग की टोटल इन्हेंसमेंट जो है उसने उसी कैबिन के अंदर ही ट्रैवल करना है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो बाज़ाहिर देखने लायक बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, कि उनको फील हो, वो ऐसा वेलकमिंग हो कि सबके लिए एक एक इम्पैक्ट उनको दे कि हम किसी होटल में रहे हैं, ठहरे हैं, तो वो उन्होंने उनकी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर बेहतरीन था, हमें ज़रा भी थकावट ना हुई। हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से हम सेवन्थ फ्लोर तक जाते रहे, 8th फ्लोर तक जाते रहे, हम अपने रूम तक जाने के लिए हमें ज़रा सी भी दुश्वारी ना हुई। और प्लस उसकी जो ओवरऑल एम्बियंट है, जो उसकी फीचर्स थे, उसके दिखाव कह लें किस तरह वो नज़र आते था, वो सब चीज़ें काफ़ी एस्थेटिकली अच्छी थी। ये चीज़ें कुछ होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी कैपेसिटी मैटर करती है कि उसके अंदर आया वो साइज कैबिन के अंदर कितने बंदों ने ट्रैवल करना है, टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या वेट उसके अंदर कितना जा सकता है, कितना जाना चाहिए, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन आती हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ साथ साथ। अच्छा भाई साहब, आप हमें ये बता दीजिएगा, लिफ्ट लगाने के लिए मालिक की तरफ से ना आपको पहले क्या क्या चीज़ चाहिए होगी? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। इसके अंदर फिर काफ़ी सारी मसले बाद में अक्सर लोग माइंड करते हैं कि ये जब लिफ्ट का बात होगी है तो फिर ये चीज़ें हम क्यों प्रोवाइड करें, हालांकि हमने हर चीज़ लिखी भी होती है उसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आपको स्कैफ फोल्डिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कैफ फोल्डिंग मालिक की तरफ से होती है। फिर उसके अंदर जो तार है आपकी मीटर से लेकर छत तक जो जाएगी वो चाहिए होती है। फिर उसके अंदर ब्रेकर्स होते हैं, यानी कि जो क्लाइंट के एंड पर है वो ब्रेकर्स होते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आपका आ जाता है कि आप उसको मशीन रूम वगैरह के लिए सामान रखने के लिए एक सेफ सिक्योर कमरा या कोई इस तरह की जगह स्टोर रूम सेट होता है वो दे दें हमें, वो चाहिए होता है। क्योंकि हम लोग अपना सामान जो है वो डेली आगे पीछे लेकर आ जा तो सकते नहीं हैं, हम वहीं पर ही रखते हैं जहाँ पर आपकी साइट पर लगना है। और वो क्लाइंट की भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने इस पार्टी को या इस वेंडर को मैंने पैसे दिए हैं, तो हाँ उसने मेरे पास साइट पर आकर सामान उतार दिए, तो अब वो लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा हमें क्लाइंट की तरफ से जो चाहिए होता है, अगर तो हम लोग ज़्यादातर तो यही होता है कि हम लोग खुद ही बिल्डिंग भी बना रहे होते हैं, तो वो हम खुद ही हर चीज़ जो है वो कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्लाइंट से क्या कहना, बस वो जब कॉन्ट्रैक्टर भी हम ही हैं तो फिर क्लाइंट को हम ज़्यादा नहीं तंग करते, बस उनको कहते हैं कि सर लग रही है। और इसके लिए बस यही चीज़ें हमें दरकार होती हैं कि आपकी तरफ से अगर उसके अंदर स्कैप वेल के अंदर की चीज़ें उसके अंदर, हाँ अगर आपकी स्लैब वाली है यानी कि मशीन रूम वाली है, तो उसके अंदर कोर कटिंग जो होती है, जो कटिंग जिसके अंदर से हम सुराख कह लें, वो जिसमें से रस्सियाँ पास थ्रू होंगी, ये चीज़ें वो भी हम उनसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये प्लीज़ आप हमें बता दें, हम आपको ये कर देते हैं कि हम वहाँ पर निशान लगा देते हैं कि इस जगह पर हमें चाहिए। तो वो क्लाइंट को हम कह देते हैं कि सर प्लीज़
आप खुद या कॉन्ट्रैक्टर से कह कर या जो भी बंदा आपका सिविल वर्क देख रहा है तो उससे कहकर हमें ये करवा दें। और इसके अलावा फिर हमारे जो डोर जैम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे दरवाजे हैं वो जब लग जाते हैं, उसकी फ्रेम्स होते हैं, उसके अंदर भी ये एरर्स होते हैं। यानी कि हमने अगर दरवाज़ा हमारा आ रहा है तो वो आ रहा है 2.5 फुट का, या कह लें 700 मिलीमीटर का। हम लोग मिलीमीटर्स में ज़्यादा डिनेशन यूज़ करते हैं, तो 700 मिलीमीटर उसकी विड्थ है और आपकी साइड के ऊपर एक फ्लोर के ऊपर है लेट से 950 मिलीमीटर का गैप है, उसके अंदर 700 मिलीमीटर की वो लगी हुई है, और ऊपर वाले फ्लोर के अंदर वो एग्जैक्ट 710 मिलीमीटर है, उससे ऊपर जो है वो इतना है। तो उसके साथ जो पैकिंग होगी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क सिविल वर्क होगा, जो भी होगा वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये प्लीज़ लगवा लें। और ये चीज़ें हम पहले लगा देते हैं। डोर जैम्स जैसी स्कैफोल्डिंग होती है, हमारी टेम्पलेट्स होती हैं, हमारे पास साइज आते हैं, तो हम उसी से डायमेंशन लेकर, हम फरमाइशें लेकर उसकी हम अपने पहले दरवाज़ों के जो है डोर जैम्स उसको हम कहते हैं, वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। फिर जब उसकी साइड्स पे जो जगह एरिया बच जाता है, वो टॉप पे भी अक्सर डिफरेंस होता है, उसकी हाइट के अंदर नीचे भी आता है कभी, तो उसको हम कवर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ ये करवा दें। ये इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं हम जो क्लाइंट बेस्ड होते हैं। बाकी हम लोगों की जो क्रेडिशन जो भी हम देते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन होती हैं अलग से कि ये सर प्लीज़। और मैं बज़ाते खुद अगर किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना थॉरली और ट्रांसपेरेंट होकर बात की जाए उसमें उतना बेहतरी है। और आई डोंट नो कि हम लोगों से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई होगा या नहीं, क्योंकि हम खुद ही जो है क्लाइंट को हर चीज़ जो बैड इम्पैक्ट है वो भी हम खुद बताते हैं अपने प्रोडक्ट का। हालांकि है हमारा ही प्रोडक्ट, लेकिन हम उसके अंदर जो उसकी खामियां हैं, ये चीज़ें हैं, वो भी हम साथ साथ उनको बताते हैं कि सर अगर ये वही लगाएंगे तो इसके अंदर ये चीज़ है, हम इसके अंदर आपसे ये चीज़ें कि अलग से चार्ज करेंगे, या हम आपसे उसके लिए आप हमें करवा कर देंगे। जैसे ये डोर जैम्स वाला डिफरेंस हो गया, उसका उसकी कटिंग हो गई या स्कैप फोल्डिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद मशीन रूम के ब्रेकर्स हो गए, तारें हो गई, ये चीज़ें। जी जी भाई साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सी हम लगवाएं लिफ्ट। फ़र्ज़ किया काफ़ी कंपनी होती है ना, चाहे प्लाजा हो गया चाहे घर में, तो कौन सी अच्छी होगी। जैसे ये समझ लें कि सैमसंग का मोबाइल हो गया, एप्पल का हो गया, भाई काफ़ी कंपनी है, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, चीज़ भी भाई अच्छी हो, भाई ज़्यादातर वो ना मांगे, परेशानी ना दे। ये हम पूछना चाह रहे थे कि कौन सी लिफ्ट हमें लगवानी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा है कि आपकी एलिवेटर्स के अंदर ना जो लिफ्ट्स हैं, इसके अंदर कंपनियां बेतहाशा हैं, जिसके अंदर आप कह लें कि आपके पास जैपनीज़ भी हैं, कोरियंस भी हैं, फिर चाइनीज़ भी हैं, फिर अमेरिकन भी हैं, टर्किश भी हैं। इसके अंदर आपके पास फिर आ जाती हैं, कह लें कि थाईलैंड की भी हैं कुछ ब्रांड्स। इसी तरह काफ़ी सारी नामवर कंपनीज हैं, जिनमें से सबसे पुरानी या जिसको कह लें कि जिसने एलिवेटर को मुतारिफ करवाया था दुनिया में, वो नंबर 1 पर जो है वो थी ओटिस थी। ओटिस एलिवेटर्स के नाम से इन लोगों की थी कंपनी, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। और इन लोगों ने कहने को दुनिया का पहला लिफ्ट सिस्टम जो थी वो लगाई थी, और एक कमर्शियल बिल्डिंग में, जो कि बिल्कुल है, आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च अगर करना चाहें तो आपको उसकी ओटिस का बैकग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद फिर आती हैं आपके बहुत सारे नॉन ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपके पास है तोशिबा है, उसके बाद सिमेंस है, फिर उसके बाद आपके पास हुंडई है, फिर उसके बाद फ्यूजी है, फ्यूजी के अलावा आपके पास हिटैची में है, हिटैची के बाद आपके पास ऑर्ना है, फिर इसके अलावा आपके पास बहुत बेतहाशा ब्रांड्स आप जितना लें, एलजी है, एलजी भी बनाता है एलिवेटर्स। और उसके अलावा आपके पास शेंडलर भी है, श्नाइडर भी है, ये कंपनी जर्मन हैं, ये भी बनाती हैं एलिवेटर्स। और ये आती हैं फुली इम्पोर्टेड के अंदर, यानी कि इस एलिवेटर सिस्टम को कहते हैं कि फुली इम्पोर्टेड। आपकी जो बिल्डिंग होगी या आया वो घर है, आप उसकी टोटल स्पेसिफिकेशन आप हमें बताते हैं कि लेट से आपके पास है, आपका एक घर है या आपकी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने जो लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी हुई है उसको हम कहते हैं होस्ट वे कहते हैं, या वेल कह लें आप, कुआं जिसको कहते हैं। और उसकी जो साइज़ है आप वो हमें बताते हैं कि मेरा जो साइज़ है, या आप हमें नक्शा शेयर कर देते हैं, या आप हमें बता देते हैं, हम आके आपकी साइट पर इंस्पेक्शन कर लेते हैं। आप हमारी डायमेंशन वगैरह हम खुद ले लेते हैं, साइज़ वगैरह उसके कि क्या क्या साइज़ हैं, क्या दरवाज़ों के साइज़ आपने रखे हुए हैं।
क्योंकि वो फिर ज़रूरी है, उसके अगेंस्ट आपका ऑर्डर होता है, यानी कि आपके फ्लोर्स कितने हैं, आपकी मंजिलें टोटल कितनी हैं, जितनी मंजिलों पर आपकी लिफ्ट जाएगी, और इसके अंदर आपकी जो कैबिन का साइज़ है वो मैटर करता है, क्योंकि उसी के अंदर ही हमारी भी मशीनरी आनी होती है। जैसे कि अभी अगर आपके पास है 5x5 का एक लिफ्ट का साइज़ आपने छोड़ा हुआ है कैबिन का, और उसका एक साइड के ऊपर आपका दरवाज़ा आपने छोड़ा हुआ है और वो है 2.5 फीट का, 7 फुट 2.5x7 का आपके पास दरवाजे की जगह है, तो इस तरह की चीज़ें हमें फिर चाहिए होती हैं। फिर उसके अगेंस्ट जो है हम आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि इसके अंदर ये कंपनीज हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इतने वेट के लिए, इतनी हाइट के लिए इसके ट्रैवल टाइम है, ज़ाहिर एक हाइट है, उसने इतनी हाइट से आपको कैबिन को पकड़ना है और उसके ऊपर लाना है, तो उस चीज़ों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उस पर प्रॉपर थॉरली ड्राई रन कह लें या उस तरह करके देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि ये सर इस तरह आप देख लें, या मैडम आप ये देख लें, ये ऑप्शन हैं फुली इम्पोर्टेड के अंदर भी, सेमी इम्पोर्टेड के अंदर भी। अब ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, फुली इम्पोर्टेड और सेमी इम्पोर्टेड। भाई साहब, ये जो आप अभी बता रहे हैं 2 किस्म की ना, तो इसमें कौन कौन सी होंगी, ये आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा मेहरबानी। ये 2 हैं बेसिकली, जो आपका एलिवेटर या लिफ्ट है ना, ये 2 एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हैं, एक फुली इम्पोर्टेड है और एक सेमी इम्पोर्टेड है। फुली इम्पोर्टेड के अंदर आपके पास ये है कि आपकी साइट की साइजेस हम ले लेते हैं और वो हम रेलेवेंट कंपनी के रब्ता कर हमारी रजिस्ट्रेशन के साथ होती है, अब हम लोगों के साथ हम लोगों के ऑर्डर्स हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो वी नो हाउ टू ऑर्डर। हम ये है कि उसके लिए आपके लिए हम ऑर्डर करते हैं, वो बाहर से जहाँ भी वो मुल्क में बैठा है, आया वो कोरिया में है, जापान में है, चाइना में है, जर्मनी में है, जहाँ पर भी है वो कंपनी, वो वहाँ से आपकी पूरी लिफ्ट की जो डायमेंशन, जो साइजेस, जो चीज़ें हम आप उनको आपसे क्लाइंट से पूछ कर चीज़ें बताते हैं कि ये डिज़ाइन होगा, इस तरह होगी, ये चीज़ें होंगी। क्योंकि ये फुली इम्पोर्टेड जो है ये बिल्कुल वहाँ से कम्प्लीटली एक कंटेनर के अंदर आती है, इसके अंदर एक एक चीज़ जो है उसके कंटेनर के अंदर शामिल होती है। हाँ, आया उसके साथ एक लेबर नहीं आती। फिर इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोग खुद करते हैं, और सप्लाई जो है वो थोरली फुली इम्पोर्टेड जो है वो बाहर से आती है। उसके अंदर आपका ड्राई पोर्ट पे, सी पोर्ट पर आके आपका कंटेनर उतरता है, वहाँ से फिर हम उसकी क्लियरेंस करवा के देते हैं आपको, उसका टैक्स वगैरह होता है वो पे करना पड़ता है, बिल ऑफ लैंडिंग होता है, फिर बिल ऑफ ऑर्डर होता है। ये चीज़ें आपको शेयर कर देते हैं क्लाइंट के साथ कि हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है एंड ये इतने दिनों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा, आगे कस्टम क्लियरेंस है वो करवा कर फिर आपके पास वो साइट पर पहुँच जाएगा। फिर उसके ऑनवर्ड हम आपको इतने टाइम में इंस्टॉल करके दे देंगे, और इतने टाइम पीरियड का उसका ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर आप कह लें कि वो उसकी चेकिंग चल रही होती है कि ये कैसे बिहेव करती है, इसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फुल स्पीड पे ऑन कर देते हैं। इसी तरह अब जो सेमी इम्पोर्टेड है वो होती हैं कि वो डिफरेंट पार्ट्स की कैटेगरी में आई हुई होती है यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि ये लिफ्ट जो हैं, एलिवेटर्स जो हैं, इसके अंदर एक एक चीज़ जो है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर उसके अंदर सुई जितना भी कोई चीज़ लग रही है ना, तो वो भी इम्पोर्टेड है। हम एज अ कॉम थोड़ा सा पीछे हैं इस मामले में कि हम लोग उसके लिए कुछ इतना नहीं देखते कि हमें एक एक चीज़ जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ती है। हम बाकी दुनिया के डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री को इतना प्रमोशन तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग खाली जो है फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं और हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। इसी तरह ये जो है, इसी तरह ही आप समझ लें कि जैसे गाड़ी है, वो एक गाड़ी है जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक वैगन आर है, दोनों वैगन आर जो हैं, एक पाकिस्तानी वेरिएंट भी है, एक जापानीज़ वेरिएंट भी है। जापानीज़ वेरिएंट क्या है कि वो वहीं से आप ऑर्डर करते हैं, किसी भी डीलर को, शोरूम को, या किसी भी कार डीलर से आप परचेज कर लेते हैं, वो आपको जापान से आपकी तस्वीरें, उसकी ऑप्शन शीट वगैरह ये चीज़ें आपसे शेयर कर लेता है, फिर वो उसके ऊपर आप पेमेंट कर देते हैं और वो आपको वहाँ से गाड़ी शिपमेंट भेज देता है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान में आप उसकी कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं और वहाँ से वो लोड होकर आपकी डेस्टिनेशन के पास आ जाती है। और यही सेम वैगन आर आपको पाकिस्तान में मिलती है, वो आप डायरेक्ट जाते हैं सुजुकी शोरूम में और वहाँ पर आप अपनी बुकिंग करवाते हैं, आप उसका डिटेल्स देते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, इस कलर में चाहिए, तो वो आपको वो दे देते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जापानीज़ आप मंगवाते हैं तो वो आया जो हमारे पास कॉमन प्रैक्टिस है वो ऐसा ही है कि आप थोड़ी सी चली भी लेते हैं, डैमेज लेते हैं कि पैसों में थोड़ी सस्ती पड़ती है। और लेकिन ये है कि उसके यहाँ फुली आप बिल्कुल ब्रांड न्यू भी मंगवा सकते हैं और उसके लिए आपको पैसे पे टैक्स के अंदर ज़्यादा देने पड़ते हैं, टैक्स की मद में, और आपके पास वो फुली इम्पोर्टेड में आ जाती है। अब जो पाकिस्तान में आपको गाड़ी मिल रही है
उसका जो क्राइटेरिया है वो उसके अंदर जो जो चीज़ें लगी हैं, यानी कि टायर को छोड़कर, टायर हम लोग जनरल के लगाते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी गाड़ियों में, लेकिन अब वो भी ट्रेंड ख़त्म हो गया और अभी भी काफ़ी कोरियन और इस तरह की कंपनीज हैं वो लगाती हैं। तो उसके अंदर ऐसा है कि आपके पास जो भी गाड़ी जब इस पाकिस्तान में जो आपने ली है वो भी थोड़ी एक एक चीज़ उसकी बाहर से ही आती है, वो इंपोर्ट करते हैं, उसका एज अ पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो है ना आपको प्राइस के अंदर वेरिएशन आ जाती है, यानी कि टैक्स जो देना पड़ता है पूरी कंप्लीट गाड़ी का यूनिट का, वो डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में, और पार्ट्स के ऊपर जो है टैक्स की थोड़ी सी ब्रेकअप मिल जाती है, आपको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। तो इसके अंदर से ना फुली और इम्पोर्टेड और इसी तरह सेमी इम्पोर्टेड एलिवेटर्स के अंदर भी डिफरेंस यही है कि फुली इम्पोर्टेड जब आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि वो आपको शुरू में ही ऐसा आता है कि वो आपको लगता है कि ये बहुत महंगी लिफ्ट लग रही है। तो उसी का बरक्स अगर आप सेमी इम्पोर्टेड में देखते हैं, उसके अंदर आपको एलिवेटर मिल जाता है उसकी फ्रेशन प्राइस में, यानी कि तकरीबन आधी कीमत में आपको मिल जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो हम लोगों ने मंगवाए होते हैं एज अ पार्ट्स, हमने मोटर भी एक अलग से कंपनी से वेंडर से मंगवाई भी होगी, उसका जो चीज़ें होंगी बाकी कैबिन की वगैरह चीज़ें वो भी इस तरह अलग से मंगाई होंगी, उसकी चेन वगैरह भी अलग से मंगाई होंगी। तो ऐसे जो है ये बनता है। जी जी भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि एक आप लिफ्ट कैसे लगाते हैं। फ़र्ज़ किया कि अभी ये कुआं है, उसके अंदर सारा आप कैसे निज़ाम करते हैं, क्या आपका प्रोसीजर है। हाँ, ये तो अभी तो खैर हमारे तो हाथ का काम है, हमें तो नहीं फील होता इतना। हाँ, हर एक के लिए ये थोड़ा सा है। इसके अंदर जो है ना हम लोग जैसे ही अगर आपकी साइड पे हम लोग आते हैं एलिवेटर लगाने के लिए, लिफ्ट लगाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें बांस पट्टे या स्कैप फोल्डिंग आप कह लें, वो चीज़ें हमें दरकार होती हैं। वो हमें ऑनर की तरफ से होती है, जिसकी साइड होती है या जो भी भाई वहाँ काम कर रहा होता है उससे हम कह देते हैं कि हमें यहाँ पर स्काई फोल्डिंग करके दे दें लिफ्ट के अंदर, जो बेल्ट के अंदर जो शाफ्ट है उसके अंदर आप हमें वो कर दे दें स्काई फोल्डिंग, और हम उनको डायमेंशन बता देते हैं कि इतनी हाइट के ऊपर आपने ये रखना है, जो बांस की ओवरलैपिंग आएगी कि इस साइड पे आपने कटना है कि इसके अंदर बंदा जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे आ जा सके। और इसी तरह फिर हम उसके सारे करने के बाद फिर उसके हम जो आपकी साइड के अंदर एक वेल होता है उसको हम पूरा जो है चारों कॉर्नर से हम उसकी पैमाइशें करते हैं एट थ्रू आउट कंप्लीट साइड पर। और उसका सबसे आसान हल जो हम लोग कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि जो इसकी एक्सट्रीम हाइट होती है बिल्कुल आखिर पर जाकर टॉप पर हम लोग वहाँ पर 4 पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि 4 कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह आ जाते हैं, एक इस साइड पे आ गया, एक इस साइड पे आ गया। लेट से आपकी साइड थी 5 बाई 5 की, तो उसकी एक वॉल भी 5 फुट की है, एक वॉल भी 5 फुट की है, सामने वाली वॉल भी 5 फुट की है, राइट साइड वाली वॉल भी 5 फुट की है। तो इसी तरह उसके अंदर हम 5 फुट के अंदर हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर लगा देंगे, और इसी तरह यहाँ पर सामने वाली वॉल के साथ भी हम 2 पॉइंट्स लगा देंगे। टोटल हम 4 पॉइंट्स ले लेंगे, और उस पॉइंट्स के साथ हम टेम्पलेट्स जो होते हैं हम वो बांध कर, जिसको आप आसान अल्फाज में कह लें कि साल जिस तरह हम फेंकते हैं जब चुनाइयाँ हो रही होती हैं घरों की या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो एक वो मैकेनिज्म होता है ऊपर से आप फेंकते हैं नीचे तक, तो वो आपको बताया था आया आपकी दीवार ठीक बनी है या नहीं बनी, लेवल्स के लिए वो होता है। और इसके अंदर लेवल लेवल्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो प्रिसीजन जो है वो उसके बाद का मॉडल है। पहले यही जो है टेम्पलेट्स हम करते हैं, और उसके अंदर हम थ्रू आउट उसकी थरली एंड तक नीचे तक चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एरियर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हाथ का काम है, इसके अंदर बिल्डिंग लाइन के अंदर थोड़ा बहुत होता है। हम लोग खुद भी जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बिल्कुल 99.9% एक्यूरेट नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारे हाथों का काम है। हम लोगों ने हाथ से प्लास्टर करना है, हाथ से ईंटें लगानी है, और इसी तरह हम हाथ से फिर शटरिंग करते हैं उसकी स्लैब के लिए, और फिर उसके बाद हम हाथ से उसके ऊपर सरिया बिछाते हैं, हाथ से कंक्रीट के हम उसको लेवल करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती है। कभी बाज़ औक़ात अब सीधी एक वॉल खड़ी है उसकी शटरिंग के अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है डिफरेंस, ह्यूमन एरर का इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती। उसको हम लोग जो है वो टैकल इस तरह करते हैं कि अगर लेट से एक तो हाइट जब आपकी हाइट जो थी 5 फुट थी टोटल चारों साइडों से, और मैक्सिमम हाइट पे हमने वहाँ पर टेम्पलेट लगाया हुआ था, और थोड़ा सा नीचे आकर वो पता लगता है कि 4 फुट 11 कुछ इंच रह गई है, तो वहाँ पर आधे इंच से कम का जो है वो एरर आ गया। अब इस साइड पर जो है वहाँ पर वो जो भी हमने डिस्टेंस रखा हुआ था, यानी कि उसको हमने 6 इंच के फासले पर रखा था या आया 7 इंच के फासले पर रखा था, तो उसमें से कितना कम आता जा रहा है। हम इससे देखकर हम अपनी प्रिसीजंस जो हैं हम उसको स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, और
जब हमारे पास कंप्लीट एक डाटा आ जाता है शीट के ऊपर, तब हम उसकी जो है एरर्स, ह्यूमन एरर्स को निकालने के लिए हम उसका अपनी जो टेम्पलेट्स हैं, जो अपनी हमारी गाइड्स होती हैं जो लिफ्ट के अंदर साइड पे ना वॉल्स पर लगती हैं, दो किस्म की गाइड्स होती हैं, एक हमारा कैबिन के लिए होती है और एक हमारे पीछे काउंटर वेट के लिए होती है। क्योंकि लिफ्ट जो है वो ऐसे चलती है कि जैसे कह लें कि ये आपका लिफ्ट है और ये आपका ड्राइव वेट है। अगर लिफ्ट आपके नीचे खड़ी है तो ड्राइव वेट आपका जो काउंटर वेट है वो टॉप पे खड़ा होगा। जैसे ही आप लिफ्ट ऊपर जाएगी तो काउंटर वेट जो है वो नीचे आ जाएगा। ये इसको इवन आउट बैलेंस कर रहा होता है। तो इसी तरह अब इसके लिए ड्राइव वेट जो हमारा काउंटर वेट है उसके लिए भी हमें शाफ्ट चाहिए होती है, इसके साथ भी ब्रेक्स वगैरह होती हैं, इसके साथ भी चैनल लगता है। जो हमारा कैबिन है जिसके अंदर लोग ऊपर नीचे ट्रैवल करेंगे उसके लिए भी हमें साइडों पे वो लगानी पड़ती हैं जो ब्रैकेट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी ये स्लाइड्स चलती हैं। वो मैं आपको साथ अटैच भी करने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाए कि वो ऐसे चलती हैं। अब उसके ऊपर हमारा जो है ये जो कैबिन है इसके अंदर हमें 0.01 mm की जो है प्रिसीजन चाहिए होती है। ये इतना प्रिसाइज होता है। इसके लिए हम इसको बिल्कुल 0 पर कोशिश करते हैं कि लगाया जाए, क्योंकि अब वो जो ह्यूमन एरर हमारा था 5 फुट और उसके दरमियान में जो गैप्स थे, जो हमारे पास गलती या कोताही या जो भी कह लें ह्यूमन एरर हमारे से हुआ, उसको निगलेक्ट करने के लिए हम इसके साइज़ को जो हमारा टेम्पलेट उसकी ब्रैकेट्स हैं हम उसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे कर हम अपना जो साइज़ है हम उसको पूरा करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट पे 0 पर। अब इसके बाद करने के बाद हम लोग ऐसा है कि उसके अंदर जब ये सब कुछ हो जाता है फिर हम उसके अब दो किस्म की एलिवेटर्स होते हैं। वो एक है मशीन रूम लेस और एक होता है मशीन रूम वाला। अब दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि एक का शाफ्ट जो है वो वेल जो है वो स्ट्रेट अवे जा रहा है और उसके ऊपर एक स्लैब है और उस स्लैब के ऊपर एक और कमरा है छोटा सा और उसके ऊपर एक और स्लैब है, यानी कि 3 स्लैब हैं। अब एक होता है कि जिसके अंदर ऊपर स्लैब नहीं होती। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि एक के अंदर जो मोटर है वो ऊपर वाली स्लैब से ऊपर लगती है, जो ऊपर कमरा था मेंटेनेंस रूम कह लें या लिफ्ट के लिए, वो एक अलग से सेपरेट बना होता है। और एक जिसमें नहीं बना होता फिर उसके अंदर हम खुद से उसके अंदर जो गार्डर्स होते हैं उसकी मदद से या स्टील फ्रेमिंग कर हम उसके अंदर वहाँ पर जगह बनाते हैं। फिर वहाँ पर लिफ्ट की जो मोटर्स हैं और उसकी एक्सेसरीज हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके साथ उसकी चेन्स होती हैं, उसकी रोप्स होती हैं, स्टील रोप मैश आती हैं, जैसे बिजली की तारें होती हैं सेम उसी तरह की ये भी होती है, हाई एक्सटेंशन वायर्स की तरह होती हैं। इनकी कैपेसिटी इनकी गेजेस पर डिपेंड करते हैं और ये अच्छा खासा वेट उठा सकती हैं। अब सबसे छोटे जैसे कि एलिवेटर है, लिफ्ट आपकी बहुत सबसे छोटी भी है तो उसके अंदर भी एटलीस्ट 6 रस्सियाँ होती हैं जो कि आपके कैबिन को, मोटर को और काउंटर वेट को पकड़े हुए होती हैं। ये आपस में इंटरलॉक होते हैं। तो इस तरह जो है आपकी लिफ्ट लगती है और उसके अंदर मोटर क्योंकि खुद नहीं चलती, मोटर के साथ एक उसका पूरा कंट्रोल पैनल लगता है। वो कंट्रोल पैनल उसको कमांड देता है नीचे से। अगर आपने कॉल की है उसको लिफ्ट को तो वो पहले कमांड जाएगी मशीन रूम में, मशीन रूम उसको डिकोड करेगा, फिर मोटर को कमांड देगा कि इस जगह पर आपको बुलाया गया है, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर पैसेंजर आपका वेट करे। तो जैसे ही ये डिकोड होती है फिर आपका कैबिन जो है वो आपके नीचे आ जाता है। कैबिन को अक्सर हम कार करके डोनेट करते हैं जब भी हम किसी क्लाइंट की कोटेशन में या लीगली हम टर्म्स में बात करें तो कार आपकी साइड पे नीचे जहाँ पे भी आपने कॉल किया और वहाँ पर आ जाता है। इस तरह हम लगाते हैं। इसके अंदर आपके पास जब हम आपको इंस्टॉल कर रहे होते हैं ये कुछ दिन का प्रोसीजर है, ये एकदम नहीं लग जाती, इसके अंदर टाइम लगता है क्योंकि खाली टेम्पलेट्स करने में हमें तकरीबन 3 से 4 दिन दरकार होते हैं या एक दिन का भी काम है, लेकिन फिर भी उसको हम बार बार थॉरली रीचेक करते रहते हैं। कितनी दफ़ा रीचेक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतने उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे। क्योंकि आज हमने चेक किया है कि अगर उसके अंदर 5 इंच का डिफरेंस था, नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं तो उसके अंदर 5 इंच समथिंग का आ जाता है। अब ये हमारी जो मेजरिंग टेप्स हैं उसके अंदर से भी होता है या उसके अंदर थोड़ी सी प्ले होती है, उसकी वजह से भी डिपेंडेंट होता है। फिर इसी को टेम्पलेट्स के लिए पहले जो स्कैफोल्डिंग है उसके अंदर भी टाइम लगता है, या एक दिन में होती है या स्कार्सिटी ऑफ लेबर है फिर 2 दिनों में होगी। इस तरह करते करते ये चीज़ें भी डिपेंडेंट होती हैं। साहब हमें ये बता दें कि ये कौन सी मोटरें होंगी? इसके लिए ऐसा है कि मोटर्स जो हैं वो आपके लिए सूटेबल जो भी रही वो उसको हम रेफर करते हैं। यानी कि अगर आपका कैबिन के अंदर कितना ट्रैवलिंग है, इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उसकी रेटेड वेट के साथ वो आती हैं। यानी कि एक है सबसे मिनिमम कह लें तो वो शुरू होती है 400 किलो से, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं
630 पे, 680 केजी पे, फिर उसके बाद 800 केजी पे, फिर 1000 केजी पे, फिर 1200 केजी पे, फिर 1400, 1800, 1600, 2000, 2500 केजी, 3000 केजी। ये इनकी रेटिंग होती है मोटर्स की। और आपकी साइट पर यानी कि अगर वो हॉस्पिटल है तो उसका कैबिन साइज़ बहुत बड़ा होगा। वो उसकी वेट जो होगी वो एटलीस्ट 6 फुट होगी, और जो उसकी लेंथ होगी वो होगी एटलीस्ट 8 या 10 फीट। तो उसके अंदर जो कैबिन आएगा, फिर उसके लिए अब स्ट्रेचर भी होगा। अल्लाह माफ़ करे, कोई हॉस्पिटल है तो ज़ाहिर है पेशेंट्स आएंगे, उसके लिए आपको वहाँ पर पेशेंट्स को लेके आने जाने के लिए उसके साथ 4-5 बंदे या 6 बंदे, जितने भी मेडिकल का स्टाफ है जो ज़रूरत के लिए उसको चाहिए साथ, वो होता है। तो इसके लिए उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। घर के लिए होटल्स के अंदर जो होता है उसके अंदर साथ लगेज जाता है, तो लगेज के लिए भी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और इसकी अमूमन रेटिंग जो है वो पर पर्सन के हिसाब से भी लिखी होती है हम लोगों ने, कि 680 के अंदर अराउंड 6 to 8% हम लोग कंसिडर करते हैं। और उसका एवरेज वेट हम ले लेते हैं पर्सन का, कि एटलीस्ट ही शुड बी अराउंड 70, 75 या 60 केजी कर लें। क्योंकि अब 5 बंदे हैं, 5 के 5 बंदों में से हर एक का वज़न 100 केजी अबव नहीं होगा। किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा। तो उनको हम 5 पे एक्रोएट इस तरह कर लेते हैं। तो वो 6 के अंदर हम कैबिन के अंदर इस तरह लिख लेते हैं 6 to 8, 10 to 12, 16 to 20, इस तरह की नोटेशन हम लोग साथ बीच में लिख देते हैं। और रही बात बिजली वाली, तो बिजली बिल्कुल हमें जो चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है डायरेक्ट 3 फेस, जिसके अंदर तीनों फेस में करंट आए, और उसकी जो वोल्टेज है वो हमें चाहिए होती है 380 वाट। जो हमारा जो ऊपर कंट्रोल पैनल है उसके लिए हमें चाहिए होती है 380 वाट की बिजली। वो हम लोग जो डायरेक्ट सप्लाई जो वापडा की आती है वो होती है 220। तो वो हम उसको जैसे ही वहाँ पर लगाते हैं तो उसके अंदर एक कन्वर्टर होता है जो उसको कन्वर्ट करता है 380 पर। और उसके बाद फिर वो 3 फेस पर होता है, उसके तीनों फेस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, और उसके साथ हमारा वो कंपोनेंट चलता है। फिर उसी से ही तार मोटर को भी करंट जाता है। कैबिन के अंदर भी लाइटिंग होती है, कैबिन के अंदर आपका ब्लोअर होता है, फैन वगैरह होता है, वो चलता रहता है। फिर कॉल प्लेट्स वगैरह जो होगी जहाँ पे हर फ्लोर पे होता है उसके अंदर डिस्प्ले हो या बेशक लाइट हो, या स्क्रीन जो होती है जैसे ऊपर दरवाज़ों के ऊपर लगी हुई होती है, ये साइड पर कौन से फ्लोर पर आया ठहरी हुई है फिलहाल, इंडिकेटर जिसको कहते हैं। तो वो भी फिर सारी बिजली जो है वो इसी से चलती है। और इसके अंदर ये है कि हम लोगों के पास जो एलिवेटर्स होते हैं इसके अंदर सेमी इम्पोर्टेड में जो भी हम डील करते हैं, तो ज़्यादातर लोग सेमी इम्पोर्टेड ही लगाते हैं। कुछ हैं जो कि बड़ी फर्म्स हो गई या कंपनीज जिनको यही होता है कि हम उसमें जाएंगे फुली इम्पोर्टेड में, तो उनको बजट का इशू नहीं होता, वो फुली इम्पोर्टेड में जाते हैं। और ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं हमारे, यानी कि आपका अपना प्लाजा बन रहा है, आपका अपना घर है, घर के आपके फ्लोर्स 3 हैं, तो आपके साथ एक घर में एलिवेटर है आपका लगेगा, वहाँ पर आप इसी में सेमी इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं। आप किसी एक कंपनी के आप कह लें आप उसके साथ नहीं रहते, यानी कि कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है लेट से कि दरवाज़ों की डिज़ाइन आपको 6 किस्म के ऑफ़र कर रही है, और उनमें से 6 में 6 आपको पसंद नहीं आते, आपको किसी और कंपनी का डिज़ाइन आपको पसंद आ जाता है, तो हम उसको वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो एक ही पेमेंट के अंदर, आप ज़ाहिर आपको पहले ही बताया कि वो उसी तरह ही पूरा कंटेनर आएगा आपकी पूरी बिल्डिंग के लिए। वो जितनी लिफ्ट की चीज़ें होंगी उसके अंदर नेट भी, उसके पेज भी, उसकी जितनी चीज़ें होंगी वो सारी बाहर से एक ही कंटेनर में आएंगी, तो उसके अंदर हर चीज़ प्रोवाइडेड होती है। तो हम उसको वाइड करके और उसके अंदर सरपास हम उसको जुगाड़ लगाएं, इस तरह को जोड़ें कि हम इसके की जगह पर, दरवाजे की जगह पर हम वो दरवाज़ा लगा दें, तो वो फिर बाज़ मैच नहीं करता, तो वो चलता भी नहीं है ऐसे। इसीलिए फिर हम लोग फिर जब उसमें होते हैं सेमी इम्पोर्टेड में, तो फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें हमारे पास मैच होने वाली होती हैं वो उसके अंदर से हम डिज़ाइंस, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, न्यूमरस डिज़ाइंस हैं उसके अंदर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लें, आपको वहाँ पर भी कुछ मिल जाएंगे। वहाँ पर ना मिलें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको कांटेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आपको वो बेतहाशा डिज़ाइंस हैं वो आपको भेज देंगे। या सेमी इम्पोर्टेड के अंदर तो आप बस, आपको कहीं पर भी कोई भी एलिवेटर पसंद आता है, आप उसकी खाली एक पिक्चर भी लेकर पास रख लें कि मैं इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, तो अब भी हम इंशाल्लाह आपको वैसा बना के देंगे। उसी तरह का ही होगा जैसे होगा इंशाल्लाह। 19-20 तो नहीं, ये 19-20 ये हमारा वाला इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हम नया बनाएंगे आपके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर पर, तो ऐसे ही बनेगा।
इसके अंदर घरों में जब हम लिफ्ट लगाते हैं तो अमूमन उसके अंदर हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम अपना बजट या अपनी कोटेशंस इस तरीके से दें कि क्लाइंट जो है वो ग्लास डोर अफोर्ड कर सके, जो जिसके बीच में कॉर्नर्स पे फ्रेम आ जाता है डोर्स के अंदर और बीच में उसके हॉलो ग्लास होता है जो कि टेम्पर्ड होता है। और उसका ये फ़ायदा है कि घर है क्योंकि वहाँ पर बच्चे वगैरह इसमें ऊपर नीचे आ जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पता हो कि बाहर हमें वालिदैन देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं कि ये एलिवेटर के अंदर ऊपर नीचे कौन जा रहा है, या उसका कंटिन्यूस बेवजह फजूल इस्तेमाल के लिए वो ना हो। क्योंकि अब इसके साथ ज़ाहिर है ऊपर चीज़ें भी चल रही हैं और नीचे भी इसका जो करंट के लिहाज से यूजेज है ये क्योंकि है 380 वाट पर इसका लोड इतना नहीं होता। ये मैक्सिमम आपका जो होता है 350 कह लें या 550 वाट तक होता है। ये डिपेंड करता है आपके वेट पर, क्योंकि हमारे पास जो मोटर है उसके लिए हमने वो आपको जो पहले बताने की कोशिश की थी कि ये कहते हैं ना आपका, और ये आपका काउंटर वेट है। अगर ये नीचे है तो काउंटर वेट ऊपर है। अब मोटर के ऊपर जो टोटल स्ट्रेन होता है वो है ही नहीं, यानी कि मोटर इसको पकड़ के नहीं खड़ी हुई, ये कैबिन खड़ा हुआ है। जो आपका वेट है वो उसको क्रॉस में जैसे तराजू होता है कि एक पल्ले के ऊपर आपने वेट रख दिया, एक पल्ले एक साइड पर आपने उसके सामान रख दिया कि आपने 1 किलो चीनी ली है तो एक साइड पे आपने 1 किलो का ड्राई वेट रख दिया और एक साइड पे चीनी रख दी, तो वो जैसे ही बराबर होंगे तो वो बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा। तो इसी तरह ये होता है, ये अगर वहाँ पर खड़ा है तो ये नीचे खड़ा रहेगा, अगर ये ऊपर जा रहा है इस तरह नीचे तो वो नीचे आ रहा है काउंटर वाइज, ये इसी तरह चलता है। और इसके अंदर कैबिन के नीचे भी सेफ्टीज होती हैं, वो आपकी ब्रेक्स हो गई, आपकी फिर इमरजेंसी स्टॉप्स हो गए, ये नीचे लगे हुए होते हैं वहाँ पर कैबिन के अंदर, ऊपर भी होते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर सेमी इम्पोर्टेड के अंदर आपके पास ARD एक डिवाइस होती है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आती है। जो एलिवेटर्स हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब बनते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेशंस हैं वो लाजमी बात है ऐड करनी पड़ती हैं, जिसमें से एक ARD भी है, इमरजेंसी ब्रेक्स हैं इसकी और काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं। तो ARD जो होती है उसको कहते हैं हम ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस इसको कहते हैं। और ये आपके लिए ऐसा है कि लेट से अगर हमारे पास एक बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है और आप नीचे से आप ऊपर जा रहे थे और रास्ते में लाइट चली गई, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अब वो तो लाइट पे चल रहा था, आप डिपेंडेंट थे बिजली पर, बिजली चली गई, जनरेटर का बैकअप आपके पास नहीं है, तो फिर क्या होगा? या UPS आपके पास है, वो इतना हैवी नहीं है कि आपकी वो 380 वाट पे आपको दे सके, तो फिर आप अंदर फंसे रहेंगे जब तक आपके पास कोई बाहर से आपको रेस्क्यू ना करे या आप अंदर से इमरजेंसी कॉल बटन ना दबाएं और सबको पता लगे कि कोई एलिवेटर के अंदर फंस गया है। अब वो भी कैसे चलेगा जब बिजली नहीं है? तो उसके लिए ARD डिवाइस होती है, ऑटोमेटेड रेस्क्यू डिवाइस, और ये आपको इसके अंदर ये कर देती है कि इसके अंदर बैटरी होती है जो कि आपको 30 मिनट तक का बैकअप देती हैं। और इसके अंदर जैसी लाइट चली जाएगी तो वो एक फ्लोर से जब जा रही है तो उसके अंदर स्पीड कम कर देती है, लेकिन ये है कि आपका ट्रैवल कंटिन्यू रखती है और आपको नेक्स्ट आपकी जो स्पॉट है वहाँ पर लेके जाकर दरवाजे खोल देगी। और जब तक इसके अंदर पावर है तब तक ये ऑपरेशन अपना जारी रखेगी। जैसे ही पावर इसके अंदर कम हो जाएगी तो फिर ये नियरेस्ट स्टॉप के ऊपर जाकर अपना दरवाज़ा खोल देगी। और ये हमारे एलिवेटर्स क्या, ये अभी बहुत सारा जो हमारा ऊपर कंट्रोल पैनल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, उसके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो आपको सेफ्टी बिल्कुल भरपूर ऑफर करते हैं। यानी कि आपका अगर नीचे वाला कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपका कैबिन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, कहीं पे भी वहीं खड़ा रहेगा। आप नीचे आप जा रहे हैं तो उसके अंदर वेट अगर ज़्यादा आ गया, यानी कि आपकी रेटेड वेट से आपका 680 kg वेट था तो उसके अंदर लेट से थोड़ा ज़्यादा वेट है, तो वो अलार्म शुरू कर देगा, बजर शुरू कर देगा कि जा नहीं रहा, दरवाज़ा नहीं बंद करेगा। अगर अलार्म आपने नहीं लगाया हुआ तो वो वहाँ पर जब दरवाज़ा ही नहीं बंद करेगा कि वेट ज़्यादा है, जैसे ही वेट उसके बराबर होगा तो फिर वो आपका दरवाज़ा ओपन हो जाएगा और वो वहाँ पर ट्रैवल अपना शुरू कर देगा। और इसके अंदर बिल्कुल जो आपका कह लें कि इसके अंदर VVF एक सिस्टम होता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर करंट भी वेरिएबल होता है और फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल होती है, और इसको आप हैंडल करते हैं सिंप्लेक्स मैकेनिज्म के साथ। सिंप्लेक्स के अंदर ये होता है कि अगर आपकी एलिवेटर जो है वो खड़ी है 4th फ्लोर पर, लेट से कि 5 फ्लोर की मंजिल है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5वें फ्लोर के ऊपर आपकी 4th फ्लोर के ऊपर खड़ी हुई है एलिवेटर, और आप खड़े आते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, आप कॉल करते हैं और आप उसको कहते हैं कि मैंने लिफ्ट पर जाना है,
और जहाँ पे भी आपने जाना था। तो अब उसमें अब वो जैसे ही नीचे आ रहा है और लेट्स से कि सेकंड फ्लोर पर कोई एक और आकर भाई वहाँ पे बटन दबा देता है, एक और पैसेंजर आता है, तो वो जब लिफ्ट जो रास्ते में है तो वो पहले सेकंड फ्लोर पर रुकेगी या फर्स्ट फ्लोर पर। ऑब्वियसली आपने पहले कॉल की थी, आप कहेंगे पहले मेरे पास आए, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो उसके रास्ते में आ रही है तो वो पहले सेकंड फ्लोर पर रुकेगी। ये इसको कहते हैं कि नियरेस्ट कॉल सिंप्लेक्स पे ये वेरिएबल पे आता है। तो जब वहाँ पर वो रुक जाएगी, फिर आपके पास यहाँ से अब ये सेकंड फ्लोर वाला जो है, अब ये कह लें कि अब पहले आया है कैबिन के अंदर और इसने आते साथ कॉल कर दी कि मैंने फिफ्थ फ्लोर पर जाना है। तो अब ऐसा नहीं है कि सेकंड वाले को बिठाकर फर्स्ट पे चले जाएगी और ग्राउंड वाले को भूल जाएगी। ये फिर अपने जर्नी वहीं कंटिन्यू रखेगी, ग्राउंड फ्लोर पर आएगी, फिर वहाँ से आपको रिसीव करेगी, फिर आप वहाँ से लेट से कहते हैं कि मैंने थर्ड पर जाना है। तो अब जैसे ही ऊपर जा रही है, वो सेकंड फ्लोर वाले भाई ने जो था वो बताया था कि मैंने फिफ्थ पे जाना है, वो पहले आया था। अब उसकी कमांड पर ये भी नहीं है कि या पहले फिफ्थ पर जाकर ओपन होगी दरवाज़ा, फिर आप वापस आएंगे तो सेकंड पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही अब वो सेकंड पर जाएगी तो वहाँ पर थर्ड पे आपको ड्रॉप कर देगी, फिर वो फिफ्थ पे कंटिन्यू करेगी जर्नी। तो इस तरह ये चलती हैं। इसके अंदर सिक्योरिटीज जो हैं वो हम लोगों की सेफ्टीज कह लें, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में अगर आप जाते हैं फुली सेमी इम्पोर्टेड में, तो हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं आपको बफर्स होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा कुछ होता है कि जिसके अंदर आपका शॉट वगैरह के अंदर कुछ जल्जला इतना शदीद आ जाए, 16-17 मैग्नीट्यूड से अबव आ जाए कि जिससे आपका मशीन रूम जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाए और आपकी जो मशीन है, आपकी जो केबल्स थी वो सारी की सारी टूट जाएं, आपके काउंटर वेट वाली भी टूट जाएं, आपकी वो भी टूट जाए। तो उसके बाद अगर वो बिल्कुल फ्री फॉल कंडीशन के अंदर जब नीचे आता है कैबिन, तो उसके नीचे एक जो पिट होती है हमारी, वहाँ पर हम लोग लगाते हैं बफर्स। उसका काम ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, कुछ ऐसे पेश आता है, तो जब वो नीचे हिट करेगा तो उसका जो एब्जॉर्ब है वो आपको बिल्कुल ऐसे माइन्यूट कर लेगा जैसे गाड़ी में शॉक्स वगैरह होते हैं, इस तरह कि जब खड्डा वगैरह आपको फील ना हो। तो इसी तरह जो हमारी ग्राउंड की ग्रेविटी है वो होती है 10 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आप नीचे अब फ्री फॉल पर जा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड बहुत बड़ी स्पीड होती है अगर आपकी छोटी बिल्डिंग है, क्योंकि आपका जो एलिवेटर है वो अमूमन जो है वो कैप होता है 1 मीटर पर सेकेंड पर, या बहुत भी हुआ 1.5 मीटर पर सेकेंड पे। स्काई हाई राइजेस जो होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं 16-17 स्टोरीज एंड अबव, उसके अंदर 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड या 5-6 मीटर पर सेकेंड पे भी हम जाते हैं, लेकिन उसके अंदर यही है कि वो भी अमूमन बहुत सारा रश होता है तो चलती 1 मीटर पर सेकेंड के ऊपर ही है। अब 9.8 के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो ये ठीक ठाक जर्क है, और नीचे ब्रेक्स वगैरह उसकी वैसे तो कंप्यूटराइज होती हैं, और ये उस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं रहा तो फिर उसके लिए नीचे वो होती हैं। और अगर लेट से कि हमारे पास रस्सियाँ टूट गई हैं और पावर थोड़ी है, तो वो डायरेक्ट जो है नीचे कैबिन के नीचे जो ब्रेक लगी हैं वो आपको बिल्कुल हैंड ब्रेक की तरह जो है वो पकड़ लेगा स्लाइड्स को, और वो कहीं भी नहीं लेगा। आप उसके ऊपर जो मर्जी करते रहें वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे खड़ा रहेगा। और इसी तरह हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर चीज़ बनाते हैं और आपको हैंड ओवर करते हैं, और जब तक हम हैं तब तक हम आप उसकी सर्विस करते हैं। आप इसके बारे में कोई मज़ीद जानना चाहें इस किसी भी हवाले से, एलिवेटर के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप घर कैसे बनाते हैं, प्लाजा कैसे बनाते हैं, उसकी फुटिंग कैसे होती है, या लिफ्ट के हवाले से। इसके अलावा हम लोग विंच जो होता है वो भी इंस्टॉल करते हैं, आप एस्केलेटर जो होते हैं वो भी हम इंस्टॉल करते हैं। उसके हवाले से आप पूछना चाहें या किसी भी चीज़ के हवाले से, इस तरह की कोई भी फायर फाइटिंग के हवाले से हो गया, या कोई भी पेचीदा सवाल हो आपके कंस्ट्रक्शन लाइन के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, आप बिल्कुल फ्रीली आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, या जैसे हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर, अगर थोड़ा कुछ समझने वाला हुआ तो हम वहीं पर आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो उसके लिए हम इंशाल्लाह एक अलग से एक आपको वीडियो भी बनाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर ऑल।